लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। और इतना ज्यादा अन्याय किसी परिवार के साथ नहीं हुआ। ठीक है, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। तहत यहाँ से आज हरदोई तक पूरे रथ यात्रा भी निकलेगी, लोगों का पीछे अभी से इकट्ठा होना रथ यात्रा नहीं है ये हमारा रथ है जो बहुत दिनों से खड़ा रहता है, तो इसको चलाते रहना चाहिए। तो अब इस शिविर के बाद हम लोग इसी से चलेंगे जिससे सब नेताओं को बैठा लें। हमारा साथी पूछ रहा था कि शिविर का लाभ क्या हुआ। अब इस रथ में सब नेता बैठ जाएंगे, अपनी जो कुछ दूरियां होगी वो खत्म कर देंगे। सवाल ये है कि जो 33% जो आरक्षण, महिला आरक्षण की बात चल रही, आपके कैंप में जो हुआ है मात्र 8 महिलाएं जो इस कैंप में शामिल हुई हैं, कैसे आप आदि आबादी को स्वाधीन करवाएंगे? मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि हमारे यहाँ संगठन की जो महिलाएं हैं वो कोई अभियान ऐसा चलाएं जिससे महिलाओं को, लड़कियों को जोड़ा जा सके, छात्राओं को। मुझे उम्मीद है यहाँ का संगठन हमारा अभियान चला करके जोड़ेगा। इससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये है, बीजेपी जो लेकर के आई है बिल, क्या मध्य प्रदेश में 33% दी है? क्या छत्तीसगढ़ में 33% सीटें दी है? क्या तेलंगाना में 33% दी है? जो लोग नए लोकसभा में ये बिल लेकर के आए हमारे महिलाओं के लिए, क्या उन्होंने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है? दोनों पार्टियों ने। तो ये स्कैम में आना ना आना एक महत्वपूर्ण बात हो सकती है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, राजस्थान में, क्या वहां पर बीजेपी ने और कांग्रेस ने या अन्य दलों ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है? कहाँ पाते हैं संगठन को शाहजहांपुर में, मुझे और कहाँ पाते हैं पार्टी को? शाहजहांपुर के नेता सब मिल करके भविष्य में चुनाव लड़ेंगे। सर आज लोक जागरण का नहीं है, वो RTS है बड़ी वाली। सर शाहजहांपुर का 2 दिवसीय दौरा आपका रहा है। किया, ये बड़ी पुरानी योजना है। हाँ, ये सही बात है कि इनकी सरकार में काम हुआ है, लेकिन ये योजना बहुत पुरानी है। बहुत पुराने समय पे जो पूर्व में सरकारें नहीं है उन्होंने भी समय समय पे सहयोग किया है। हाँ, ये शुरू हो रही अच्छी बात है, लेकिन जनता तो बुलेट ट्रेन ढूंढ रही है। वो बुलेट ट्रेन कब आएगी? क्या शाहजहांपुर होके गुजरेगी बुलेट ट्रेन? बुलेट ट्रेन कब आएगी शाहजहांपुर में? या दिल्ली या लखनऊ कब पहुंचेगी, या कलकत्ता कब पहुंचेगी, पटना कब पहुंचेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। सर शाहजहांपुर 2 दिन होने इस संबंध में अब हम तो किसी से बात नहीं कर रहे, हम तो आपसे बात करेंगे। सर क्या यही वजह है कि कांग्रेस का हर आदमी अब आलोचना करना चाहे, तेलंगाना हो वहाँ भी लोग विरोध कर रहे हैं और सभी लोग अब कांग्रेस का खुल के विरोध करते हैं। तेलंगाना में भी अभी देखा गया, असदुद्दीन ओवैसी में भी सबने कहा कि बी पार्टी बता दिया है बीजेपी को। तो वो तो आप जानकारी कर ले कि बीजेपी को हराने के लिए सवाल बीजेपी का नहीं है, सवाल है कि संविधान कैसे बचेगा। सवाल है देश के बड़ी आबादी के साथ अन्याय हो रहा है, वो कैसे होगा कामयाब। सर शाहजहांपुर में सेंसस है, आरक्षण का खिलवाड़ हो रही है, कास्ट सेंसस बड़ा मुद्दा है। और ये मुद्दा विपक्ष का था, ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं था। मुझे याद है वो दिन जब नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी खड़े हो गए थे लोकसभा में, और दक्षिण भारत के सभी नेता खड़े हो गए थे उनके साथ। उस समय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि कास्ट सेंसस करेंगे, लेकिन क्या कास्ट सेंसस हुआ? क्या उसके आंकड़े बाहर आए? तो यहीं पर नजर आता है कि ढुलमुल तरीके से आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। आने वाले समय में आपको कास्ट सेंसस कराना ही पड़ेगा। बाकी राज्यों में भी इलेक्शन अभी प्रपोज्ड है, तो उसकी वजह से और जगह भी सोचना, क्योंकि एक जगह वादा खिलाफी हो गई है। कमलनाथ से जब पूछा जा रहा है तो वो भी इस चीज को इग्नोर करते हुए नजर आए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को साफ करना चाहिए था। मेरा मानना यह है कि अगर आपको सीट नहीं देनी थी तो समाजवादियों से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको पहला ही कदम ये उठा लेना चाहिए था कि आप अपना संगठन और अपनी पार्टी के हिसाब से लड़िए, और जो सहयोग चाहते वो बता देते तो शायद समाजवादी पार्टी सहयोग करती और खड़ी रहती। लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, ना कोई समाजवादी पार्टी को इस लायक समझा उन्होंने। इसलिए समाजवादी पार्टी वहीं लड़ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी का संगठन मजबूत। क्या मान लिया जाए इंडिया गठबंधन से अलग हो गए हैं आप? इंडिया गठबंधन अब मुझे पता लगा मध्य प्रदेश के बाद भारत के चुनाव के लिए है, इंडिया के चुनाव के लिए है, देश के चुनाव के लिए है।
तो देश का चुनाव आएगा तब बात की जाएगी। सर क्या और जिसको सीट चाहिए होगी या जिस पे बातचीत होगी वो अलग प्लेटफॉर्म है। तो लेकिन ये सवाल ये है, क्रेडिबिलिटी का है कि अगर कांग्रेस इसी तरह का व्यवहार करेगी तो कौन उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए मैं कोई राय सुझाव नहीं दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को, लेकिन देश के सामने बड़ी चुनौती है। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बहुत ऑर्गेनाइज्ड दल है, इसलिए उसके मुकाबले के लिए कोई भी कंफ्यूजन किसी दल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन के साथ आप चुनाव लड़ोगे बीजेपी से तो आप कामयाब नहीं होगे। कब्जा हो जिसका और तरह तरह की बात सदन में स्वच्छ भारत पे लंबे लंबे भाषण देते हो, सबको झाड़ू पकड़ाया हो। आपके यहाँ भी झाड़ू किसी ने पकड़ा होगा, बताओ किसने पकड़ा था? अरे बताते क्यों नहीं हो? किसने पकड़ा था झाड़ू? नहीं, मंत्री किसी ने पकड़ा था? मंत्री ने पकड़ा था, विधायक वगैरह ने पकड़ा था। तो समझ लीजिए आप, महापौर के हस्बैंड ने पकड़ा था। हाँ, किसी ने पकड़ा होगा ना झाड़ू। सर 24 में इस पर रोक कैसे लगेगी कि जो प्रत्याशी आप बनाएंगे, क्या गारंटी रहेगी कि वो रुका रहेगा आपके साथ में? इस बार इसीलिए शिविर हुआ है गारंटी के लिए। सर एक सवाल है कि आजम के जिस साथ तरह से जो सर इंडिया गठबंधन से क्या दूरी बना ली है जो पीडीए की जरूरत पड़ गई सर? मेरे साथी पीडीए पहले बना, इंडिया बाद में बना, और उसके बाद मैंने कई मौकों पर कहा कि इंडिया गठबंधन जरूर है लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी पीडीए है और पीडीए ही एनडीए को हराएगा। जहां तक सवाल प्रदेश में जहां चुनाव हो रहे हैं, ये बात इंडिया गठबंधन को साफ कर देनी चाहिए थी कि प्रदेश स्तर पर कोई समझौता नहीं होगा। मुझे लगा जब मध्य प्रदेश के नेता ने और उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमसे जब बात की और कहा कि आप किन सीटों को चाहते हैं, तो मैंने उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस थी समय समय के चुनाव में, वो पूरी परफॉर्म भेज दी। और मैंने उनसे कहा कि मध्य प्रदेश में कभी हमारा इस हिस्से से विधायक बन गया, कभी उस हिस्से से विधायक बन गया, और हमारी पार्टी से कई बार कई विधायक बने जो आज दूसरे दल में भी चले गए, कांग्रेस में भी चले गए। और मैंने याद दिलाया कि जिस समय कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी, उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन किया था और सरकार बनी थी। हम बीजेपी के खिलाफ हैं, और जिस समय भी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई उस समय मैंने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो हमसे सहयोग लेना चाहो ले लो। और उस समय उन्होंने बैठक करके रात में 1 बजे बैठ करके, जिसमें हमारी पार्टी के एमएलसी रहे श्याम सुंदर जी, विधायक रहे दीपक, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के संगठन के डॉक्टर मनोज, इन लोगों ने बैठ करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दोनों पूर्व मुख्यमंत्री से बात की। उन्होंने रात के 1 बजे जब मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं, और वो खबर अखबार में भी छपी। मुझे भरोसा हो गया कि 6 नहीं, कम से कम 4 दे देंगे। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की, तो जो हमारा सिटिंग एमएलए है उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसलिए मजबूरी में समाजवादियों को अपने जहां मजबूत क्षेत्र है वहां पर कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हुए हमें लड़ाना पड़ रहा है। मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी उन्हीं सीटों पे लड़ेगी जहां पार्टी का संगठन है, या संगठन उनको कहेगा हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, उस लक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, और जहां तक सवाल है एक कांग्रेस नेता के बारे में, आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से बहुत गहरा है। अगर कोई आजमगढ़ पर टिप्पणी करेगा तो वो लोग भी सुनने के लिए तैयार रहे, या फिर सोच समझ करके बोले। अगर अपने बड़े नेताओं से पूछ करके बोल रहे हैं आप, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप आजमगढ़ पर कुछ बोलेंगे, जो इमोशन आजमगढ़ से समाजवादियों का है, हो सकता है कांग्रेस का इमोशन रायबरेली और अमेठी में भी वही हो। तो हम लोगों ने कभी टिप्पणी रायबरेली और अमेठी पे नहीं की, इसलिए उनको सावधान रहना चाहिए। आजमगढ़ जैसी जगह पर
उसी तरह के इमोशन का भाव है, इसलिए टिप्पणी करने से पहले बहुत सोचना चाहिए। सर शाहजहांपुर का कहना है कि जो कैंडिडेट आपने कांग्रेस के खिलाफ खड़े किए हैं उससे भाजपा को फायदा मिलेगा, वो लेकर शुरू हो गए। शाहजहांपुर में जो भी प्रत्याशी आपके बनाए जाते हैं वो दूसरे दलों में चले जाते हैं, कैसे रोकेंगे उन लोगों को? हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही। जो प्रत्याशी हाल में दूसरे दल में गई हैं, आप जरा व्यक्तिगत उनसे बात करना। मैंने उनसे ये कहा कि आप पहली मेयर बनने जा रही है महिला, आपको समाजवादी पार्टी टिकट देती है, लेकिन उनकी इच्छा समाजवादी पार्टी से नहीं थी, बीजेपी से थी। लेकिन जो बात मैं सोच रहा था वो बात हकीकत में आई। पहली महिला जो मेयर बनी है शाहजहांपुर की, वो वही है जो कभी समाजवादी पार्टी को छोड़ के गई थी। और अगर आप व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछेंगी तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप पहली मेयर बनने जा रही हैं। कम से कम एक बात सही रही कि हमने उन्हें मेयर बना दिया, हम नहीं बना पाए लेकिन बीजेपी ने बना दिया। तो आधा मन तो समाजवादी पार्टी के प्रति भी होगा, या कुछ समय समाजवादी पार्टी में भी उनका गुजरा है। सर, मध्य प्रदेश में जो जिस तरह से आपको थोड़ा ऊपर का मौका मिलता है। ये शाहजहांपुर का ऐतिहासिक थोड़ी सी ऊपर करिए कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। समाजवादी पार्टी की कोशिश है कि जब तक लोकसभा चुनाव हो सभी लोकसभाओं में एक इसी तरह का कार्यक्रम संपन्न हो जाए, जिसमें कार्यकर्ताओं को ये बता सकें आने वाले समय में, भविष्य में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, किन साजिशों का मुकाबला करना पड़ेगा, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, प्रोपेगेंडा का जबरदस्त बॉम्बार्डिंग करती है और झूठ को ऊपर करिए इतना फैलाती है कि जनता कई बार स्वीकार करने लगती है कि यही सच है। और नफरत की राजनीति, लगातार लोगों को बांटने की राजनीति, समाज में दूरियां कैसे बने उसकी राजनीति लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उससे समझाने के लिए ये शिविर लगातार समाजवादी पार्टी चलाती रहेगी। शाहजहांपुर में मैं आया हूँ, यहाँ पर कई मंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, पूरा शाहजहांपुर खुदा पड़ा है, कूड़ा हर मोहल्ले में, हर गली में दिखाई दे रहा है, जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं, ट्रैफिक इंतजाम है ही नहीं। कोई अगर अपने घर जाना चाहे, अस्पताल जाना चाहे, स्कूल जाना चाहे तो ऐसी दुर्दशा है कि वो पहुंच ही नहीं सकता है। और तब जब यहाँ के मंत्री पिछले कई वर्षों से हैं और जो सुविधाएं शहरी मिलनी चाहिए गरीब को, वो भी सुविधाएं नहीं दे पा रहे। न पानी पीने का अच्छा इंतजाम है, न कूड़े को फेंकने का इंतजाम है। अच्छा, जानवर को लेकर के इतना पैसा सरकार खर्च कर रही, हजारों करोड़, उसके बाद भी सड़कों पर सांड घूम रहे हैं, लोगों को हर दिन टक्कर मार रहे हैं। पूरे शाहजहांपुर में कहीं भी धान की खरीद नहीं हुई, किसान का धान तैयार है, लेकिन ये सरकार ने जो तय की एमएसपी, अगर एक भी किसान का एक बोरा भी धान इस सरकार ने खरीदा हो तो बताएं हमें। पूरे के पूरे शाहजहांपुर का धान में लूट हो रही है, सरकार का कोई इंतजाम नहीं है, न गन्ने की कीमत बढ़ी, बिजली महंगी है। एक बहुत पुराना पुल गंगा पर और रामगंगा पर नेताजी ने कभी बनाया था, एक हिस्से को दूसरे हिस्से को जोड़ने के लिए आराम से लोग पहुंच जाते थे। जब से पिलर डैमेज हुआ है आज तक इस सरकार ने सुध नहीं ली, अभी भी वैसा ही शाहजहांपुर दिखाई दे रहा है। अभी भी पहुंचने के लिए 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। ये पहला मेडिकल कॉलेज था जिसमें केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट को मिलकर बनाना था। पहला शिलान्यास यहाँ पर उस समय रहे केंद्र के मंत्री नड्डा जी और मैं खुद आकर के इसका किया था। न यहाँ पर पर्याप्त एडिशनल प्रोफेसर है, न असिस्टेंट प्रोफेसर पर्याप्त है, न प्रोफेसर पर्याप्त है, न टेक्निकल स्टाफ पर्याप्त है। जो मशीनें हैं वो चल नहीं रही, मशीनों को चलाने के लिए स्टाफ नहीं है, और मरीजों को जो दवाई और इलाज मिलना चाहिए वो भी अस्पताल मेडिकल कॉलेज नहीं दे पा रहा है। जब पहले मेडिकल कॉलेज की यह हालत है तो सोचो उत्तर प्रदेश में तमाम मेडिकल कॉलेजों की क्या हालत होगी। पुलिस के दम पे ये सरकार चला रहे, अन्याय कर रहे हैं, लूट रहे हैं लोग। इसलिए इस शिविरों में कार्यकर्ताओं को हम लोग जागरूक कर रहे हैं।